दैट इज द रीजन। चलो स्टार्ट करेंगे। सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और उसके बाद में हमने रूल ऑफ लॉ देखा। रूल ऑफ लॉ के बाद अब हम देखेंगे, एक सेकेंड ना। चलो, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब पढ़ेंगे हम लोग। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था मिड 20th सेंचुरी में, ठीक है। और ये एडवांटेज था उन मेकर्स को लेकर जो कि इन सब चीजों में कॉग्निजेंस ले रहे थे, जैसे वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस बन रहे थे डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है ना कि जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी जब थी, है ना, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में उसने बहुत सारे चेंजेस लेके आने की कोशिश करी थी। क्योंकि इंदिरा गांधी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि जो सुप्रीम कोर्ट हो, है ना, वो पार्लियामेंट से ऊपर हुए। यानी कि उसने इतने सारे लॉज पास करे जिसमें वो चाहती थी कि ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स लेके आऊं कंट्री के अंदर कि आपको भी पता है कि बीच में उसने इमरजेंसी कैसे लगा दी, और उसके पीरियड में उसने कितने सारे वेरिएशंस और चेंजेस करे थे। मतलब लॉ हम जो पढ़ते हैं, यहाँ पर आप जो लॉ देख रहे हो, है ना, यहाँ पर हम लॉज तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन लॉ के अंदर क्योंकि ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी, तो ये ड्राफ्ट जब किया गया था, इसमें बहुत सारे जनों को एडवांस, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये बात इंदिरा गांधी को भी समझाया जा रही थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी ऊपर नहीं है, तू समझ के ले। लेकिन इंदिरा गांधी इस चीज को नहीं समझ रही थी ना। देखो यहाँ पर क्या है, द प्रोसेस ऑपरेटिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड thus draw upon the rich fund of human experience, wisdom, heritage and traditions, the area of governmental process in order to fashion a system suited in the political, social और economic। अब देखो, सिर्फ जो पॉलिटिक्स होती है वहां तक ये कॉन्स्टिट्यूशन सीमित नहीं था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये भी बोला कि सोशल में, इकोनॉमिक, इन तीनों को भी पकड़ के चलना पड़ेगा, कि खाली राजनीति काम नहीं आएगी। लोगों का जो जैसे जातिवाद होता था, आपको पता है ना कि पहले कैसे अनटचेबिलिटी को लेकर कैसे करते थे, है ना, लोग कैसे करते थे अनटचेबिलिटी को लेकर कि भाई नहीं, छुआछूती ये रहती थी। और समझो कोई किसी के घर में खाना खाने जाता है या कुछ भी, मतलब जैसे गरीब गरीब हो गया, भिखारी भिखारी हो गया, है ना, उन लोगों को उनकी नजरों से देखा जाता। तो सोशली जैसे बैकवर्ड क्लासेस थे। और इकोनॉमिक कंडीशंस का मैं मतलब बता दूं कि जो पैसों की कंडीशंस होती है, यानी कि ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन लाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि संविधान जो है वो सबके लिए इक्वल है ना, है ना। यानी कि मेन और वुमेन को देखो, आप लोगों को ये भी पता है कि पहले जो वुमेन्स हुआ करती थी उनको वोटिंग राइट्स थोड़ी दिया जाता था। यानी कि पर्टिकुलर जो मेल्स होते थे, जैसे कि समझो एक रिच मेल्स हो गए, है ना, जो अमीर जादे हो गए, वो वोटिंग करते थे। वोटिंग राइट्स भी इक्वल नहीं थी इससे पहले। फिर इन्होंने इस बात की अमेंडमेंट लेके आए, है ना। तो ये जो प्रोसेस था, ये जो फैशन यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे देख रहे आप, देखो, इन ऑर्डर टू फैशन अ सिस्टम, ये फैशन जो है ना, ये कपड़ों वाला फैशन नहीं है। ये फैशन वो फैशन है जो ये पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया में लेके आना चाह रहे थे, कि राजनीति से काम नहीं होगा। जो सोशल लोग हैं, जो सोशली इकोनॉमिक वीक है, अनटचेबिलिटी चलती थी। उसके बाद में देखा तो सती का पीरियड चलता था। तो वो इकोनॉमिक कंडीशंस को, यानी कि जो इकोनॉमिक का मतलब है, माल है तो ताल है, पैसे की बात है ना, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया। तो in the end, result of Indian Constitution has turned out to be a very interesting and unique document। आप लोगों को पता है
कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से कभी कभी लिया गया और कब कौन से टाइम पर इसका क्या क्या मतलब इतिहास गवाह है इस चीज का। आपको पता है कि मैं जो बोल रही हूँ ये चीज इतना मतलब क्यों बोलने की कोशिश कर रही हूँ, वाई आई एम ब्रिंगिंग अगेन एंड अगेन टू दिस पॉइंट, इसके लिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग यूनिक डॉक्यूमेंट का मतलब ही ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली कब आने वाला था, दिसंबर 1946 में। कब आया भाई ये? उसके बाद 1949 नवंबर में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। उसके बाद इन्होंने और 2 महीने रुके, नवंबर दिसंबर जनवरी में इसको लेके आए, 26 जनवरी 1950, बराबर है ना? तो हम्म। ये टाइम चेंजेस जो हुई, इस इन्होंने इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे बनाया, कॉपी पेस्ट करके, है ना? सारी हम्म। चीजें वहां से कॉपी की जा रही थी। और उन्हें जो जो लग रहा था, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, उसने यूनिक चीजें की, उसके अंदर यूनिक डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की। कैसे? उसने अपने लोगों को एकदम सिक्योर करके रख दिया, ऐसे नए लॉज पास कर दिए उसने, जगह पे उसने चेंजेस लेके आने की कोशिश करी। तो ऑन द डिसिप्लिन इट बिकेम एन इम्पैक्ट ऑन द सर्वल कॉन्स्टिट्यूशन एज an instance of Indian federalism is influenced by the American, कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म को लेके आने के लिए भी हमारी जो इंडिया है वो किससे इन्फ्लुएंस हुई थी, किससे हम लोगों ने लिया था वो सब चीजें? अमेरिका से लिया, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो जो फंडामेंटल राइट्स है इन इंडिया के, वो डील करते हैं अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, यानी अमेरिका के जो राइट्स है वो इंडियन राइट्स है। वहां से लेकर उठा के इन्होंने ये प्रोसेस में लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट करते गए इंडिया में, और मॉडिफाई करते गए, वर्जन्स लेके आ गए, जो कि जो अमेरिकन सिस्टम में वर्जन था। आपको पता है कि वर्जन का मतलब क्या होता है? आपको पता है कंप्यूटर का भी वर्जन आता है ना? पहले हम लोग क्या यूज करते थे? पेजर, मोबाइल, लैपटॉप, है ना? सब कुछ चेंजेस आए ना। तो ये वर्जन्स जो अमेरिकन सिस्टम के अंदर वर्जन्स थे, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकन बिल ऑफ राइट से कॉपी करके कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ गया, जिसको नाम तो यहाँ पे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। पर क्या मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये? जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी जो राजनीति खेल रही थी, और इंदिरा गांधी ने जो उसने करने की कोशिश की, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की मास्टरमाइंड थी, ठीक है? और इंदिरा गांधी ने वेरियस चीजें करने की कोशिश करी थी, क्योंकि क्या था, इंदिरा गांधी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट से ना भिड़ नहीं पा रही थी। इंदिरा गांधी ट्राई कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को ये करूं वो करूं, पर वो कर नहीं पा रही थी। तो जिसकी वजह से देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सबसे ऊपर है। तो ये जो इन्फ्लुएंस था, देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है, आपको मैंने बताया ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 की जो कॉपी है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जो ये थियरीज है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट परमिसिव, यानी कि देखा जाए तो हम लोग सिमिलर यूज कर रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स करते थे वो इंडियंस कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने तब हम लोगों को एक चीज लाके दी, हमने उस चीजों में नई नई चीजें करने की कोशिश करी। इतना सा फर्क है, इतना सा चेंज है। अब एग्जाम्पल देखो, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया क्लोजली फॉलोज द ब्रिटिश मॉडल इन सब्सटेंस। मैंने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट हमारी इंडिया में बैठती है वो पूरा ब्रिटिश का ही बैठती है। जैसे ब्रिटिशर्स बैठते थे ना पार्लियामेंट लगा के, एज गुड एज कॉपी है। राज्यसभा लोकसभा 2 हाउसेस कॉपी है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, वो लोग ब्रिटिश टाइम से ये देखते हुए आए हैं। यहाँ पर तो इन लोगों को पता भी नहीं था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन से इशू पे डिबेट करना चाह रही है। इनको तो ये भी नहीं पता था, पार्लियामेंट तो बैठ गए, इनको ये भी नहीं समझ रहा था कि क्या करने का है उधर बैठ के। तो ये जो सिस्टम है, यहाँ पर आप देख रहे हो, द सिस्टम ऑफ प्रोपोगेटिव रिट्स which plays a crucial role in protecting people's legal right and ensuring judicial control over administrative action is Britain's contribution to India। ये जो हम लोगों को, हम लोग जो PIL फाइल करते हैं ना, हम लोगों को लगता है हम तो यहाँ पे लिटिगेशन ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रिट्स फाइल कर रहे हैं, तो वो तुम्हारी देन नहीं है, तुम लोगों को ब्रिटेन की कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाया कहाँ से गया है वो अलग बात है, लेकिन रिट्स होने दो, या लीगल राइट्स जो है
एक इंसान के जो लीगल राइट्स होते हैं आपको पता होने चाहिए ना, आपके लीगल राइट क्या है। हाँ, आके कोई आपको कुछ करके चले जाए, आपको लीगल राइट पता है? नहीं पता है। अगर आप खड़े हो रहे हो रोड पे और आपको एक चौमाट बजा के कोई चले गया, आपको लीगल राइट पता है? पता है। लेकिन ये सब चीजें इंडिया को भी कहाँ से पता चली है? ब्रिटेन से पता चली, क्योंकि ब्रिटेन की कंट्रीब्यूशन थी इंडिया में ये रिट को लेके आना, ये पीआईएल्स लेके आना। तब जाके हमारे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने अडॉप्टिंगली ये सारे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया। ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस स्पेशली यूज किया उन्होंने सेंटर एंड स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशनशिप में। आपको पता है फाइनेंशियल बिल पास होता है, बजट सुना होगा आप लोगों ने, बजट आया है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ये जो जी फाइनेंशियल बिल आता है, जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप की यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर बोलेगा मैं बाप, स्टेट बोलेगा मैं अपना चलाएगा, दोनों लड़ाई करते बनेंगे तो जाएंगे कहाँ? मरेगा कौन? आम इंसान। सेंटर यानी मोदी जी, स्टेट यानी आपके यहाँ पे जो भी आपके रहेंगे, है ना, स्टेट के अंदर। आप लोगों को पता है ना, आपके हर किसी के स्टेट में रहते हैं। उसका कौन है यूपी का, क्या नाम है उसका, यूपी का भैया, कौन है वो, कौन है वो? योगी आदित्यनाथ। जो, हाँ वो योगी, योगी, है ना, वो योगी अपना काम कर। आदित्यनाथ। हाँ योगी आदित्यनाथ। वो उसके बाद वहां पे क्या हुआ, जो गुंडागर्दी थी बंद हो गई, दारू नहीं मिलता, इंटरनल सब चलता, लेकिन इधर मालूम नहीं है हमको। ठीक है, हर किस कंट्री का, हर अपने स्टेट का। तो सेंटर ने बोला तुम लोग कंट्रोल, इसलिए तो स्टेट में ये लोग है ना कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो प्रमोट करने लगे इस कॉन्सेप्ट को, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द कंट्री। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या होता है आपको पता है? कि अगर बिजनेस नहीं होगा, आज सुप्रीम कोर्ट होने दो, हाई कोर्ट होने दो, ट्रायल कोर्ट होने दो, सारे कोर्ट मिला के बिजनेस ही करते हैं ना। क्या करते हैं? ये बिजनेस ही चलता है। आप बोलेंगे क्या, कपड़े थोड़ी बेच रहे हैं? बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये कौन से तरीके का बिजनेस है? ये जो है ना, ये लीगल बिजनेस करते हैं। अकल ये अकल जो बेच रहे हैं। वर्किंग, हाँ, यस, 100% राइट। एंड आई एंश्योर आप देखेंगे कि आगे चल के देखो ये बिजनेस क्या होता है। तो ये जो इंस्पिरेशन है इन्होंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से आया? ये देखो, हमने पहले क्या कहाँ कहाँ से लिया, पहले हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, रिट उठाया, पीएल उठाई, उसके बाद में पूरा कॉपी ब्रिटिश का किया। उसके बाद में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से एक्सपीरियंस लिया, फाइनेंशियल रिलेशनशिप पे पैसे का बजट बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद में कंकरेंट। डीपीएसपी लेके आए। देखो क्या है, मतलब तुम्हारा खुद का क्या है? तुम्हारे पास खुद का कुछ भी नहीं है, दूसरे की खाली नकल करो, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, है ना। The draft of constitution was criticized on the floor of the Constituent Assembly on the ground that the most of had been borrowed from other constitution and it would claim very little originality in reply to this Ambedkar observed। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या बोला, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को क्रिटिसाइज किया। उसने ये भी बोला कि अगर हम ये सारे दूसरे कंट्रीज से उठाना चालू कर देंगे, हम बोरो कर रहे हैं, है ना, हम दान ले रहे हैं उन लोगों से। एक तो हम ब्रिटिशर्स को भगाने की कर रहे हैं, ऊपर से उनसे ही दान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हम जो इंडियंस है, हम जो हिंदुस्तानी है, उनकी क्या रह जाएगी? ड्राफ्ट करो, लेकिन उसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स लेके आया, वो ऐसी ऐसी चीजों को बदलना स्टार्ट किया ना, जो कहीं ना कहीं लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि हाँ ऐसा भी होता है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहेब अंबेडकर का सुप्रीम रोल था, क्योंकि ये चेयरमैन था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ही वॉज अ चेयरमैन, आपको भी पता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से काम नहीं चलने वाला, तुम्हारी जो बोल रहे हैं ना राजनीति राजनीति खेलेंगे, तो तुम अगर राजनीति खेलना चाहते हो तो जो लोग हैं उनको भी तुमको उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा मतलब साथ में लेके चलना पड़ेगा। साथ में कैसे लेके चलोगे? उन लोगों के भी इकोनॉमिक्स में सुधार लेके आओ, उनके पैसे में सुधार लेके आओ, उनको भी सोशली ये मत करो, डेमोक्रेसी लेके आओ कि सोशल लोग जैसे एक दूसरे को लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच में नहीं, रिच रिच और पुअर के बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये उसने कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीजें हम लोगों को बताई कि भाई
ये चेंजेस करना बहुत जरूरी है। आप कॉपी कर रहे हो ठीक है, नकल कर रहे हो ठीक है, लेकिन इस नकल के अंदर हम लोगों को ये सारी चीजों का बदलाव लेके आना पड़ेगा। ठीक है। वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एक पूछता है कि भाई जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में आप सब चीजें लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कुछ नया है क्या उसके अंदर, कि आप सिर्फ उठा उठा के लेके आ रहे हो? मोर देन 100 years, क्या बोल रहा है, 100 साल से भी ज्यादा लगा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, लिखने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए 100 साल से भी ज्यादा लगा। एंड इट हैज बीन फॉलोड बाय मेनी अदर कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्रीज ने भी क्या किया, हम लोगों को रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देखते हुए उन्होंने भी अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है तो इज्जत कौन करेगा? हाँ, लॉ और जो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, फिर पुलिस वाले तो हम लोगों को मतलब उठा उठा के मारेंगे। आज उनको भी पता है कि भाई सीआरपीसी के अंडर हमको ये नहीं करने का है। अरे आईपीसी के जो सेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को किसी को भी अरेस्ट करना है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको फॉलो करना है वो ऐसे करेंगे। वरना तो हिटलरगिरी, तानाशाही, उठा इसको, मार इसको, ले इसको। तो ये जो फॉलो किया गया था, मेनी अदर कंट्रीज रिड्यूसिंग, यानी कि मैंने आपको बता दिया व्हाट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैज बीन लॉन्ग सेटल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप था उसको उन्होंने सेटल करने की कोशिश की। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक चीजें जो है। आप लोगों को इतना तो पता है ना, आपको रोटी कपड़ा मकान क्या है, इतना तो पता है ना, हर किसी को पता है आज क्या है क्या नहीं है। अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं पता कि आप लोगों को राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, आपके बहुत सारे राइट टू इक्वालिटी है ना, लेकिन इससे पहले क्या राइट टू फ्रीडम थी क्या, राइट टू इक्वालिटी थी क्या? सब लोगों ने, सब कंट्रीज ने एक दूसरे के राइट्स देख देख के बोला कि बाबा हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न फॉर्म में लेके आ जाते हैं, नहीं तो हमारे को तो लेने का देना पड़ जाएगा। ओके, क्लियर ना? Similarly, what the fundamentals of the Constitution are recognized or given these facts, all Constitution in their main provisions must look similar. देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक recognition दिया कि हाँ भाई, जो भी fundamentals of the Constitution होंगे ना, वो provisions सब लोगों के similar ही होंगे। The only new thing, if there can be in any constitution, so late in the day, a variation made to remove the faults and accommodate it the needs of the country, यानी कि इसमें क्या किया गया था, वो सेम ही होने वाले हैं। आपकी कंट्री के जरूरत के अनुसार जो आपको बदलाव लेके आने हैं वो लेके आ सकते हो। जो फॉल्ट्स है उसको निकाला जाएगा और उसमें नई चीजों को ऐड किया जाएगा, लेकिन रहेंगे वो सेम के सेम। ओके, चलो। The Government of Indian Act 1935, which preceded the Indian Constitution, has furnished not only administrative details but also verbatim language of many provisions of the Constitution. अब मैं आपको लैंग्वेज की बात कहूं, इन लोगों की इतनी लड़ाइयां हुई थी ना ये लैंग्वेज को लेकर। अब क्या हुआ था, पहले जो थे ना प्रोविंसेस नहीं थे, यानी इतने सारे स्टेट्स नहीं थे। ये जो स्टेट्स है ना, आप अभी जो देखते हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा, आंध्र प्रदेश एक ही है, हाँ? आंध्र प्रदेश एक ही है। ठीक है। ये सब लोगों ने अब क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो इन्होंने कहा कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी हमारी? हमारी क्या नेशनल लैंग्वेज हिंदी है क्या? रॉन्ग। बिफोर मी सेइंग हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है क्या, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है क्या? यस मैम। एक थप्पड़ दूंगी, यस मैम। किसने बोला है आपको कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है? राष्ट्रभाषा नहीं मैडम, राजभाषा है हिंदी। किसने बोला आपको? ऐसा फॉर किसने द बोला? थ्री थ्री हंड्रेड मैम फोर्टी थ्री सेक्शन। राजभाषा में कोई भाषा दिया ही नहीं गया है। मैम। मैंने क्या बोला कि आप हाँ। मुझे दिखा दो, और इस बेट पे डिबेट मत करो मुझसे, कि आप जो अगर बोल रहे हो ना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं ना फिर पढ़ाना ही छोड़ दूंगी।
नेशनल लैंग्वेज नहीं, राजभाषा है मैम, हिंदी। अरे बाबा, आपको पता है क्या क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। ठीक ठीक। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था ना, तभी क्या हुआ था, इन लोगों की एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि हमारी अच्छा। जो लैंग्वेज है, अभी ब्रिटिशर्स जो थे, जब भी वो हमारे इधर रूल कर रहे थे, तो वो सब क्या बात करते थे, इंग्लिश में बात करते थे, है ना। तो हम यस। लोगों को इंग्लिश तो नहीं, हम तो हिंदुस्तान में आ गए। तो हिंदुत्व को देखो, अभी क्या हुआ था ना, इससे पहले क्या था कि समझो जैसे पाकिस्तान और इंडिया दोनों डिवाइड हो गए ना। इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया की कंट्री अलग हो गई, पाकिस्तान की कंट्री यस अलग मैम, हो यस गई, मैम। बराबर ना। बराबर ना। तो यस मैम। यहाँ पर अभी मुस्लिम्स ने पाकिस्तान में क्या हुआ, मुस्लिम राज आया, ठीक है। अब हाँ। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, हम लोग भी है ना हिंदुत्व लेके आ जाते हैं, हिंदुइज्म लेके आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे बोलने लगे कि हम लोग है ना हिंदू को लेके आते हैं। अभी लैंग्वेज को लेकर, अभी यहाँ पर हम लोग ने सुना कि भाई ब्रिटिशर्स थे, वो तो इंग्लिश में बात करते थे। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो लोग तो छोड़ के गए, तो हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि जो ब्रिटिशर्स को हमने जो भगाया यहाँ से, और हम लोग इंडिया में होकर, तो हम लोग ने सोचा कि हमारे लिए अल्टरनेटिव लैंग्वेज क्या है, हिंदी हमारे लिए अल्टरनेटिव लैंग्वेज है। और जिनको अगर हिंदी बात करने नहीं आती, तो वो क्या करेंगे फिर? हाँ, हिंदी हमारे लिए कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी हिंदी, ये बात हमेशा याद रखना। ना ही ये राष्ट्रीय भाषा है, ना ही हमारी जो भाषा हिंदी है। वो हिंदी क्यों लेके आए गए हम लोग, देखो। अभी दूसरे जैसे केरला हो गया, हाँ, ये लोगों ने क्या बोला कि अगर ये लोगों के यहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं क्या? आपने सुना है कि यहाँ पर ये लोग हिंदी बोलते हैं? नहीं। हाँ, केरला वाले हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ वाले हिंदी बोलते हैं? नहीं। नहीं ना, नहीं ना। नहीं मैडम। इसमें नहीं, इसमें टी टी कृष्णमचारी करके कोई तो ये था, ठीक है। उसने कृष्णमचारी उसका नाम था ना, टीटी, ऐसे ही मेरे हाँ को हाँ, याद है। टीटी कृष्णमाचारी। हाँ, उसने क्या बोला कि वार्निंग दिया कि जो साउथ है, उन्होंने कहीं ना कहीं देखो, वहां पर क्या होगा कि कुछ लोग थ्रेटन करने लगे कि हम इंडिया को सेपरेट कर देंगे, है ना। ऐसे करके उन्होंने बोला कि हिंदी को इम्पोज किया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हिंदी को लेकर, क्योंकि क्या हुआ था ना, हमारे पास दूसरी कोई लैंग्वेज थी नहीं, हम लोगों ने जो ब्रिटिशर्स को भगा दिया इधर इधर से, वो लोग तो इंग्लिश बात करते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदी जो है, हम उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं, पर नेशनल लैंग्वेज नहीं। हिंदी इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज जस्ट अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि जो टीटी कृष्णम चारी है ना उनका नाम, उन्होंने ये बोला कि हम बेटर ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, आप ऐसे करो कि जो कोर्ट्स है, जहां पर ऐसे कम्युनिकेशन हो रही है, या हम लोगों को समझो कि वन स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में कुछ भी कम्युनिकेशन करनी है, यानी एक स्टेट, अभी देखो जो तेलंगाना है, जहां पर तेलुगु बात करते हैं, कर्नाटक में जो कन्नड़ भाषा चलती है, ये लोग बोलते हैं, ये लोग बोलेंगे कि हम क्यों हिंदी में बात करें ना। इन लोगों ने बोला हम क्यों हिंदी में बात करें, है ना। तो जब कांग्रेस आई थी ना, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे कि आप जिस कास्ट के होंगे, मतलब आप जिस भी लैंग्वेज होंगे, जैसे अभी मैं मराठी कहूँ, तो उन्होंने मराठी, यहाँ पर जैसे बॉम्बे है, तो बॉम्बे में ना गुजराती और मराठी लोग रहने के लिए आए। तो इन्होंने क्या किया, उन दो शहरों को अलग कर दिया, ठीक है। मराठी को महाराष्ट्र में डाल दिया, और गुजराती को गुजरात में डाल दिया। ऐसे करके इन्होंने ऐसे ऐसे स्टेट्स बनाने स्टार्ट किए। तो पहले हमारे पास इतने बड़े प्रोविंस नहीं होते थे, और हिंदी जो है बेटा, वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज। डोंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस। इसके लिए मैं आपको उसका नाम भी बताया जिसने ये बात बोली थी, अभी आपसे बात करते करते ही मेरे को याद आया। बराबर ना कलंदर साहब? जी जी मैडम। यही था ना, यही पर्सन ने बोला था ना कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इट्स जी जी। नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। यस। और इन्होंने थ्रेटन किया था ना, आपको पता है ना कि इन्होंने थ्रेटन किया था, क्योंकि ये लोग
इनको ये भी पता था कि भाई अगर हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे जो प्रैक्टिसेस करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो जवाहरलाल नेहरू था, तो उनका ओपिनियन क्या था ना, उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को ऐसे नहीं चाहिए कि जैसे मुस्लिम्स ने पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मोमेडियम बना के बैठ गया है, जहां पर सिंधीज होने दो, जहां पर मुस्लिम होने दो, वो लोग कुरान ही पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू से फिर उसको बोला कि भाई तुम भी ऐसा करो ना, अगर इंडिया है तो इंडिया में तुम सिर्फ हिंदूज को लेके आओ, बाकी सारे कास्ट वाले लोगों को निकाल के बाहर फेंको। उसने बोला नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में सारी जितनी भी भाषाओं के लोग हैं वो वेलकम है। और जो हमारी 1947 के बाद हम लोगों को यहाँ पे एंट्री दी गई थी, तो उसने यही एक चीज बोली थी जवाहरलाल नेहरू ने, कि जो हिंदू के हम लोग हिंदू स्टेट नहीं बनाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग सारे स्टेट्स के जितने भी लोग हैं, जो जितने भी कास्ट वाले हैं, हम उन सबको वेलकम करते हैं, बराबर ना? एम आई राइट? Yes, ma'am. इट विल however बी रॉन्ग। पूजा आपको समझ रहे हैं? पूजा यस मैम। पक्का ना कि किधर कंफ्यूजन है हिंदी लैंग्वेज का और इसका? क्लियर हो बर्टिमन लैंग्वेज के अंदर? Yes. यस However, be wrong to suppose that Indian constitution is just a carbon copy of other constitution and contains nothing new and original। इसका मतलब क्या है? ये गलत होगा कहने के लिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का मतलब है कि किसी का छापा है जो दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये कहना गलत होगा। फिर भी ठीक है? दुनिया के मुल्कों में जो अच्छा था वो लेके आए। हाँ, इसके लिए तो ये कहा ना इसने कि ये गलत होगा बोलने के लिए कि हम लोगों ने सिर्फ कार्बन कॉपी के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लाया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, उसमें नया कुछ नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये नहीं बोल सकते। हम लोग हर कंट्री से कुछ नया और अच्छा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। So while adopting some of the principles and institutions developed in the democratic and federal countries, it yet strikes a new paths, new approaches and patterns in several direction। इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे, हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी लेके आ रहे थे जो हमारी फेडरल कंट्री है, फिर भी उसमें कुछ नए पार्ट्स लाने हैं, कुछ नई अप्रोचेस करने हैं, कुछ नए पैटर्न्स लेके आने हैं, ऐसे सर्वल डायरेक्शन से। यानी कि दूसरे दूसरे कंट्री से कुछ नए नए चीजें हम ले ही आए हैं, उसकी चिंता मत करो। It makes a bold departures in many respects from the established constitutional norm and introduce many innovations। इसका मतलब ये है कि bold departures का मतलब है हम लोग boldly ये बात कह सकते हैं कि हमने उठाया है, लेकिन हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स लेके आए हैं, जो चीजें लेके आए हैं, जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें काफी सारी चेंजेस है। इनोवेशंस का मतलब है कुछ ऐसे बदलाव आप लोगों को देखने मिलेंगे जो आप देखते ही दंग रह जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, in the area of center state relationship with a view to achieve the twin object of promoting the unity of India and reducing the rigidity inherent in federal system, the Indian constitution makes a several provisions which are original and in conception as nothing parallel to these is to be bound in any other federal constitution, and to this extent it makes distinct contribution to the development of theories practices of federalism in general। टेंशन मत लो, ये एग्जाम्पल का मतलब क्या है? हमारा जो सेंटर है, हमारा जो स्टेट है, इन दोनों के जो संबंध है, जो रिलेशनशिप की जो बात कर रहा है, इसका व्यू देखने जाएंगे तो ये हम लोगों ने दो चीजें ऑब्जेक्टिव अचीव की। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनका सेंटर और स्टेट हुआ करता था, वैसे ही हम लोगों ने इंडिया में अपना सेंटर और स्टेट की रिलेशनशिप बनाई, और हम लोगों ने प्रमोट किया। क्या प्रमोट किया? कि इंडिया में एकता है, ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में एकता है। और इस चीज को रिड्यूस किया, जो कि फेडरल सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था कि नथिंग पैरेलल टू दिस, यानी कि इन दोनों से कुछ भी पैरेलल नहीं है, सेम नहीं है। और जो
बाहर के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस है वो डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, और ये थियरीज आप लोग फेडरलिज्म में प्रैक्टिस करेंगे। वो देख रहे हैं, लेकिन आप इन सारी चीजों को थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे। ये जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसके लिए सेंटर और स्टेट को बनाया, क्योंकि एकता जो है इंडिया का बेस है। अगर एकता नहीं है तो इंडिया कंट्री जो है वो कब का खत्म हो जाती। हम तो पहले गुलाम थे, अब तो हम गुलामी करवाते हैं। समझा? Yes, ma'am. आपको क्लियर? क्लियर नीलकंठ, क्लियर। नीलकंठ बच्चा बताओगे? यस मैम, क्लियर मैम, कुछ क्लियर बोलते मैम, ही नहीं। क्लियर। मेरे को तो ऐसे डर लगता है, पता नहीं क्या चल रहा है ना। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, ये हमारा फर्स्ट सेलियन फीचर खत्म हो गया। ठीक है, नीलकंठ, पूजा, आप लोग और राजेश, और कौन है, दीपशिका, अगर आप ये लिखते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी तकलीफ नहीं होगी, और यही वर्ड से आप लोगों का जो लीगल लैंग्वेज है वो भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है पूजा? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंदी। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है, बहुत ज्यादा। जैसे हम ग्रंथ साहब पढ़ते हैं ना, जैसे बाइबल कुरान पढ़ते हैं, उस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे लोग बड़ा वो रोज पढ़ते हैं, बहुत बड़ा। आपने कुरान देखा होगा कितना बड़ा है, हमने ग्रंथ साहब देखा है कितना बड़ा है पढ़ने के लिए, बाइबल देखा है पढ़ने के लिए। तो ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़ा है। अगर इसको इलैबोरेट करेंगे, इलैबोरेट का मतलब है चीजों को समझेंगे, एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और सेल्फ वो एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, और वो डॉक्यूमेंट है, और वो डॉक्यूमेंट है लिविंग डॉक्यूमेंट। लिखा। हाँ, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनली आपने देखा था कि इसमें 395 आर्टिकल्स है ना। ओरिजिनली की बात कर रही हूँ मैं, ओरिजिनल, अमेंडमेंट पार्ट पे नहीं आ रही हूँ मैं अभी। ओरिजिनली इससे पहले जब संविधान आया था तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे 8 आर्टिकल्स थे। ठीक है, टुडे 8 आफ्टर शेड्यूल्स। मेनी अमेंडमेंट्स, 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल। हाँ, 12 schedules, 441 articles, और it is probably the longest organic laws now extend in the world। ये सबसे बड़े, probably का मतलब है जितना आप देख पा रहे हो ना, ये longest है, सबसे बड़ा। ऑर्गेनिक लॉज का मतलब क्या है, कि ऐसे लॉज जो आप पूरे दुनिया में देख रहे हो, हमारे वर्ल्ड में देख रहे हो, है ना, वो हमारे लॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग हम लोग यही बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही रिटन है ना। अगर इस हेडिंग को देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सिंपल भाषा में कहूं तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है। सिंपल बेसिक भाषा में कहूं तो इसकी जो पहले तो एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन आ जाना चाहिए था नवंबर 1949 को, बराबर है ना, आ जी जाना चाहिए था। कहाँ रुक गया? ये जो सीरीज हुई इन लोगों की, काफी सारी मीटिंग्स हुई कंट्री के अंदर, इन लोगों को जो फ्यूचर बनाना था वो पॉलिटिक्स में बनाना था। इनको पॉलिटिकल फ्यूचर की बहुत टेंशन थी। इनका मेजर एजेंडा था कि जो राजनीति करनी है वो कैसे करेंगे। ठीक है, मेन इन लोगों को राजनीति का टेंशन था कि हाउ वुड बी पॉसिबल कि हम राजनीति कैसे चलाएंगे।
फिर उसके बाद में इन्होंने डिस्कशन किया कि भाई राजनीति को बाद में देख लेंगे, पहले संविधान को लेके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को चाहिए। तो उसका इफेक्ट आया 26 जनवरी 1950, कलंदर साहब की मैरिज एनिवर्सरी है, तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, नवंबर 26। आपका नवंबर नवंबर 26 है। हाँ सॉरी, नवंबर 26, सॉरी सॉरी। चलो, तो इसमें ग्रेड क्या है, व्हाट इज, मतलब अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, ऐसी क्या बात है ना, व्हाट इज ग्रेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो फीचर्स है, क्या मतलब इसमें क्या ऐसी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जी तो मैडम। देखो, पहले क्या होता था कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो उस समय क्या होता था कि बालिग नाबालिग है ना, जो वोटिंग राइट्स हुआ करते थे, तो 21 इयर्स के बच्चों को वोट करने के लिए परमिशन था, जो कि कैटेगराइज थे। यानी तू अमीर है, हाँ मैं अमीर हूँ। तू पैसे वाला है, हाँ मैं पैसे वाला हूँ। तेरे पास बहुत ये है, तू गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तभी तू वोट कर सकता है, वरना तुझे वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, ये था हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जागीरदार वजह से, जमींदार हाँ जागीरदार जो चलते थे, तो ये जागीरदार सर्वल जमींदार। रीजंस है, करेक्ट, कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रायोरिटी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, नॉट ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो द स्टेट। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यहीं पे तो इंदिरा गांधी ने गेम खेली थी। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी इंदिरा गांधी, मैं क्यों घड़ी घड़ी इंदिरा गांधी का नाम लेके आ रही हूँ, हाँ, अपने एंड में इंदिरा इसमें गांधी जो थी 320 हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी क्या। नहीं मैडम, 320 नहीं है। जुडिशियल रिव्यू नहीं है कर बोल के कानून करे थे वो। हाँ, वो चाह रही थी कि जुडिशियल रिव्यू को हटाया जाए। जी। उसको, जो जजेस है, उसको जो बेइज्जती मिली थी ना, जब हाई कोर्ट ने, कौन सा हाई कोर्ट था जिसने उसको बुलाया था, और वो कटघरे में अलाहाबाद। खड़ी हुई थी, अलाहाबाद और अलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट, करेक्ट, है ना। जी। तो उस टाइम पे उसने जो इंसल्ट बर्दाश्त करी थी अपनी, है ना, उसकी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंसल्ट हुई थी। यहाँ पे मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर की स्टोरी है, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। मैम ये 18 मार्च को क्या 1975, जो हम लोग अभी कलंदर साहब कह रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हो। मैम ये इलेक्शन केशवानंद भारती खटला यही इसी समय में यही था ना मैम? यही है, यस 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 राज्य केस। यस 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 यस, मैं आपको ये सब बताती हूँ। अभी बेसिक ये स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर थोड़ी समझ के लेते हैं, ओके ओके आगे मैम। हमको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, 18 मार्च को 1975, दैट इज 1975, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को, उसको कहाँ पे लेके जाया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नहीं इलाहाबाद के कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट नहीं था वो, इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद। है ना। और वहां का जस्टिस कौन था, जगमोहन लाल सिंह ना, सिन्हा समथिंग उसका नाम था, बराबर ना, यस। जगमोहन लाल सिन्हा उसका नाम था, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को प्रोहिबिट कर दिया कि कोई प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी विक्योरिटी मिलेगी नहीं, ये मेरा कोर्ट है, इसको जैसे मैंने बुलाया वैसे ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया। तो ये जो कोर्ट थी, जहां पर ये बैठते थे, जो जज है, जिनका नाम है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने कहा कि भाई ये मेरा कोर्ट है, ये मेरा रूल है, और मेरे कोर्ट के अंदर हर कोई समान है। ठीक है, अब जब प्राइम मिनिस्टर आता है तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि सब लोग खड़े हो जाते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट होती है ना, बेसिक स्ट्रक्चर में लेके आ रही हूँ। तो इनका लॉयर था एससी खरे। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जब अंदर आई तो उसने जो नजारा देखा कि लोगों ने उसकी बेइज्जती करना स्टार्ट की, मतलब देखो, अगर उसको खड़े रहना है, देखो एक प्राइम मिनिस्टर आता है तो हम विद ड्यू रिस्पेक्ट खड़े होके उनको रिस्पेक्ट करते हैं ना, सब खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो कोर्ट में जो सारे लोग बैठे थे ना, उसकी मतलब इतनी इंसल्ट हुई, और उसको ये कहा गया कि भाई हम तुम्हें एक चेयर देंगे बैठने के लिए,
और वो ऐसी चेयर होगी कि जो जज है उसके रिलेटेड उतनी चेयर नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो उनसे कम क्यों होगी नहीं? और जज की चेयर जो होगी उनसे ऊपर होगी। यानी ऐसे ही होगा ना कलंदर साहब की जी। जजेस की चेयर जो होगी वो हायर होगी और इसकी नहीं, चेयर जस्ट ऐसे रखी थी, ऐसा कुछ तो था उस अभी समय। कोर्ट में ऐसा ही होता है, हाँ अभी कोर्ट में वैसा ही होता है। हाँ वैसा ही होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जब आया तो इसने फर्स्ट टाइम देखा ना, इस हाँ, लेडी ने तो फर्स्ट टाइम देखा ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर होके मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है कि मुझे कोर्ट बुलाया जा रहा है, मुझे वहां पे खड़ा कर दिया जा रहा है, और मुझे कठघरे में खड़ा करने से पहले ये जज को क्या समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, है ना, कौन एक हो? ईगो, प्राइम मिनिस्टर वाला ईगो। और उसके बाद उस जज ने कहा ये मेरा कोर्ट है, जो मेरी डिसीजन रहेगी उनको भी वही फॉलो करनी पड़ेगी। फिर उनको बोला नहीं, तुमको इधर बैठाने के लिए हम तुमको कुर्सी देंगे, लेकिन ऐसी कुर्सी देंगे जो जज की कुर्सी से नीचे है, जज तेरे से ऊपर है ना। तो ये जो इंदिरा गांधी का इंटरफेरेंस था जुडिशरी में, उसके बाद जो इसको गुस्सा आया था ना बहुत, मतलब कि कहीं ना कहीं इसको जो लोग होते थे उसको इंदिरा गांधी को गूंगी भी कहते थे, पता है आप लोगों को कि इंदिरा गांधी को गूंगी इसलिए कहते थे क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी ना इतना ज्यादा बात ही नहीं करती थी, इतना ज्यादा यही नहीं करती थी। अब इस बात का इसको बहुत हर्ट हुआ कि क्या मैं गूंगी हूँ क्या, मतलब प्राइम मिनिस्टर खाली गूंगा थोड़ी होता है, सीट पे रह के उसको खाली सिग्नेचर्स थोड़ी करनी होती है, उसको बाकी की भी चीजें करनी है, उसको बाकी के भी सब चीजें करनी होती है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो इस बात का इसको बहुत ये आ गया, तो इसने क्या सोचा कि मैं अब ऐसा करूंगी कि कंट्रोल करूंगी, और इस कंट्री को मैं ऐसा कंट्रोल करूंगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी मेरे अंडर कंट्रोल चलेगी। ठीक है, ऐसे इसको लगा, क्योंकि इसने क्या किया, पहली चीज ये इंदिरा गांधी जो लेके आई थी जिसके लोग फैन हो गए थे वो थी गरीबी हटाओ। उसने कहा कि गरीबी हटाओ, लेकिन इस चीज को लेकर जो 19 जुलाई 1969 में इन्होंने फिर वापस से कुछ उनके ये हो गए, कुछ किसी ने केसेस फाइल कर दिया या क्या किया, और उसके बाद में इसने एक और ये पास किया कि जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स होंगे वो सब पैसे जो है ना ये करेंगे, जो फंडिंग होएगी 70% ऑफ द नेशनल फंड्स जो होंगे वो बैंक्स में ये करेंगे, मतलब बैंक्स जो होंगी ना वो गवर्नमेंट के थ्रू पैसा ये करेगी, है ना कलंदर साहब, ऐसे ही कुछ तो था ना कि ये बैंक्स जो थी इनको ये सपोर्ट करेगी, और इसके वजह से इंदिरा गांधी, फिर जो जो आरसी गवर्नमेंट स्कीम कॉपर था, करेगी, जो गवर्नमेंट स्कीम करेगी उसी तरह पैसे बांटेंगे बैंक हाँ जो वाले। गवर्नमेंट स्कीम करेगी उसी तरह पैसे तो इसको लेकर आरसी कॉपर जो था इसने केस कर दिया ना इसके ऊपर, जी। उसको ये किया ना 1969 में, फरवरी 1970 के अंदर इसने उस आरसी कॉपर ने उसके ऊपर केस कर दिया, जजेस ने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, और उसके लिए 10:1 का डिसीजन आया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने गरीबी हटाओ का मतलब ये नहीं होता है कि फिर ये प्रीवी हाउस लेके आई, फिर इसमें क्या हुआ था, और वो टाइम पे जो जजेस थे तो उसमें ना एक जज था जो कांग्रेस को फेवर कर रहा था, कांग्रेस को यानी इंदिरा गांधी जी को फेवर कर रहा था। इट वॉज ओनली वन जज, है ना, उसका नाम क्या था, क्या नाम था भैया, आपको पता है क्या उसका नाम क्या था? नहीं नहीं नहीं। मेरे को पता है, लेकिन एक सेकंड मुझे याद करने दो कि उसका नाम क्या था। क्या नाम था भाई, मैं कैसे भूल गई। हिदायतुल्ला क्या? कौन, नहीं, क्या क्या? हिदायतुल्ला। नहीं, ए नहीं, एन राय, ए ये एन राय, हाँ मेरे को याद है, ए एन राय जो था ना इसको सपोर्ट करने आया था कांग्रेस को, इसको ए एन राय को ही तो इसने सीजीआई बनाया ना, द फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया कौन था, ए एन राय था ना। जी। क्या हुआ आपको? KN राय। ए एन राय, यस उसका नाम ये ए एन राय ही था, 100% मेरे को जितना याद है। फिर इसमें क्या हुआ, इसने अमेंडमेंट्स लेके आना स्टार्ट कर दी मैडम ने, ठीक है, इसने कहा कि भाई 24th अमेंडमेंट लेके आई जो 5 नवंबर 1971 को, जिसने इसने पार्लियामेंट के पावर को दे दिया कि कौन से भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को अमेंडमेंट गवर्नमेंट कर सकती है, जो जी। 24th अमेंडमेंट लेके आई है।
फिर वापस इसने क्या किया, 25th अमेंडमेंट लेके आई कि जो फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी होगी वो भी गवर्नमेंट के हाथ में कर दिया इसने कि नहीं हम लोग देख के लेंगे। अप्रैल 1972 की बात है मेरे ख्याल से। तो इसने क्या किया, जो कॉम्पनसेशन मतलब समझो जो भी प्रॉपर्टी के जो भी कॉम्पनसेशन होंगे ना, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितना कॉम्पनसेशन देने का है प्रीवियस ना। प्रोसेस। हाँ, प्रीवी पर से जो 26th अमेंडमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया। तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट आया गोलकनाथ का केस पहले, ठीक है। गोलकनाथ के केस में ये कहा गया कि गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ये था गोलकनाथ का केस। और उस केस में ये बोला गया कि क्या ये कहना सही होगा कि लॉ जो है वो जो जो काइंड ऑफ लॉ है उसमें हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं जो ओल्ड लॉ है। फिर उसको लेकर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया, इसको फॉलो किया केशवानंद भारती केस ने। यानी कि जो गोलकनाथ के जो भी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हुए थे उसमें जो भी जजेस ने अपने ओपिनियन दिए थे उसको फॉलो किया केशवानंद भारती केस में। बेसिक स्ट्रक्चर भी वहीं से शुरू हुआ। सो वहीं से स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए तो मैं आपको पीछे से लेके गई, ये आपको गोलकनाथ। ये भी मालूम होना चाहिए। मतलब ये तो एक्चुअली इतना मीन नहीं करता है, मुझे नहीं लगता है कोई बताएगा, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है। और हिदायतुल्लाह दोनों भी वो रेफरेंस लाए। हाँ, ये रेफरेंस के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखो ये सब चीजें हुई है, ठीक है। अब केशवानंद भारती ने वन रूल पार्टी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंडिया में लेके आए, और ये एक स्टेट था ना केरला, जिसमें जो केशवानंद भारती है उसने कहा कि he has right to manage his institute while Kerala government wants to take his land from him। यानी कि वो अपना एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहा था और केरला गवर्नमेंट जो है उसका लैंड लेने चाहती है, ठीक है, उससे उसका लैंड लेना चाहती है, ठीक है ना। तो केशवानंद भारती के केस में जो लॉयर्स थे उसमें 3 जूरिस्ट थे, सोली सोबर जी, फली नरीमन और नानी पालकी वाला पालकी नाम वाला। था ना उसका, पालकी वाला पालकी नाम वाला है था, मैडम, नानी पालकी वाला। नानी पालकी वाला करेक्ट ना। हाँ, मेन मेन। हाँ, मेल, तीनों मेल मेंबर्स थे इसके अंदर, केशवानंद भारती के अंदर। और ये जो इंडियन जूरिस्ट थे तीनों के तीनों इंडियन थे, ठीक है। अब जो आर्टिकल 368 जहां पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट किया गया था, ये केस जो है ये रिलेट कर रहा था कि जो भी पावर्स और अमेंडमेंट हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो केशवानंद भारती के अंदर जो लिमिट्स बनाए गए थे कि जो पार्लियामेंट को पावर है कि भाई जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का है पार्लियामेंट में पावर है वो कर सकते हैं। तो क्या ये आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं दिया जा रहा है कि भाई तुम अमेंड करो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तुमको जो चाहिए तुम कर सकते हैं। तो क्या फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश नहीं हो जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? जो तुमको राइट्स मिले हैं, तुम जो लेके आए हो राइट्स 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 जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो क्या फंडा राइट्स जो है वो अबॉलिश नहीं होंगे? तो क्या लिमिट नहीं होनी चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को? तो इस समय 13 जजेस बैठे थे, बराबर है ना, गोलकनाथ के केस में, है ना, गोलकनाथ के केस में जिसमें 7:6 आया था, यानी 7 11 जजेस लोग थे। ने गोलकनाथ के केस में 11 11 13 केशवानंद भारत में। हाँ बराबर, 13 केशवानंद भारती में, 11 गोलकनाथ के केस में, करेक्ट करेक्ट। अब 13 का जो इन लोगों का ये बना, इसमें 7:6 इनका ये बना था। 7 जजेस ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को ये थोड़ी कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है, ये लिमिटेड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तुम ये कुछ नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट आके कॉन्स्टिट्यूशन को बदला देगा तो मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो फिनिश हो जाएगा, वो तो एंड अप हो जाएगा। तो जजेस ने यहाँ पर क्या ओपिनियन फॉर्म किया? देखो आपको पता है प्रियम्बल क्या है,
फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। 68 डेज के लिए ये केस चला था। तो केशवानंद भारती केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रूल किया कि द पार्लियामेंट को राइट था अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, बट वो अल्टर नहीं कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। यहां पर हार हुई इंदिरा गांधी की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये भी करने नहीं दिया। अब यहाँ पर जो हार है ना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तो 1973 में 25 अप्रैल उसने क्या किया ना, एन राय को सीजीआई बना दिया और उसने कहा कि जब इस चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, और इंदिरा गांधी ने शायद तो ये जजमेंट के बाद ना इमरजेंसी भी लगाई थी ना, जी 75 जून, कौन सी जून थी वो, 75 जून के 1975 में डेट भी है, 25 है या 26 है ना समथिंग, जून की जून डेट है जी। जिसमें उसने इमरजेंसी लगा दी थी। 38 अमेंडमेंट था ना इमरजेंसी का, यस मैडम। इमरजेंसी 30 जब लगाई थी 38 अमेंडमेंट था, जब उसने इमरजेंसी रातों रात उसने 2 दिन के लिए इमरजेंसी लगा दी, उसमें प्रेसिडेंट को अपना सारा काम करवाने के लिए लगा दिया, क्योंकि इससे वो हार बर्दाश्त नहीं हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस की जीत हुई और इसकी हार हुई। इसने कहा कि मैं इस चीज को होने नहीं दूंगी, और जजेस ने कहा कि आप कुछ भी करो लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर नहीं कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आ सकते हो, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बेसिक स्ट्रक्चर इतना समझ में आया, इसकी इमरजेंसी वाला पार्ट मैं आगे आपको बताऊंगी। बिल्डिंग के खंभों को गिरा नहीं सकते, दीवार को ऑल्टर कर सकते हैं। हाँ, दीवार को ऑल्टर कर सकते हो लेकिन खंबे नहीं गिरा सकते कि बिल्डिंग की तुमने क्या किया, पिलर्स गिरा दिया, वो नहीं कर सकते तुम ऑल्टर करो लेकिन उस हद तक कि तुम ऐसा नहीं करो कि मतलब पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ही खत्म हो जाए, डिमोलिशन, वो सब नहीं कर सकते तुम। स्ट्रक्चर को तुम ऑल्टर नहीं कर सकते हो, तुम करो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको जो करने का है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तुम चेंज करने के लिए नॉट अलाउड। नीलकंठ क्लियर मतलब हुआ क्या? यस मैम, मतलब ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में फाइट था। हाँ, ये तो था एग्जीक्यूटिव ओरिजिनली और जुडिशरी का फाइट, जिधर सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे को लड़ाई करने आए थे ना। हाँ, ये अपना क्रूशियल पावर। इंपॉर्टेंस था हम लोगों को समझने के लिए कि इंदिरा गांधी सहन ही नहीं कर पा रही थी। जब उसको कह दिया ना तू तो गूंगी है, तेरे को आता क्या है, तो उसको उसने मन पे ले लिया कि मैं काय का गूंगी, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के क्या ये है, मेरे पास जो पावर पावर्स है। है हाँ हाँ हाँ। उसको मैं बताती हूँ तुम लोगों को। और इसके वजह से उसने क्या किया कि जिधर 39 उसकी नहीं चल रही थी ना, उसने उधर उधर अपनी चलाने की पूरी पूरी कोशिश करी थी। जो जो अमेंडमेंट्स लेके आ रही थी सुप्रीम कोर्ट, उस अमेंडमेंट के अगेंस्ट कोई ना कोई जाके कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाता कि ये कैसा अमेंडमेंट है, ये कैसी चीज है, ये कैसे लेके आ सकते हैं आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बोलने के कि हम लोगों के पास जो ऑर्डर्स पास करने का जो पावर है वो तुम्हारे पास नहीं है। हम लोग, तुम लॉ बनाओ ठीक है, ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, और हम लोग उस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए भी हमारे पास वीटो पावर है। तू उसको मत छेड़, तू वो मत बता हमको। समझा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस मैम, यस मैम। मतलब मैंने ये चीज आप लोगों को ये बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर Yes, ma'am. बताया, एक्चुअली इसमें नहीं है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों और क्या ये जरूरी था मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो आप बोलेंगे इतना डिटेल क्यों पढ़ा रही है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब केस था ना, तो वो हाँ 13 अमेंडमेंट लाए, वो 329 ये इलेक्शन के बारे में कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता और बोल के हाँ, लेकिन किया था ना। बहुत बड़ा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में गिर गया ना। हाँ, वो भी सुप्रीम, और इसको आपको पता है ना, इसकी जो इलेक्शन के पीरियड में जी ये इसने कौन था वो, इसके ऊपर करप्शन के राजनारायण चार्जेस लगाए गए थे और बोला गया था राजनारायण कि राजनारायण। राजनारायण था ना, राजनारायण।
है ना, जिसने इसके ऊपर केस कर दिया था। और Yes. आज राय ने बोला कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेके मिलिट्री वालों को लेकर अपना जो प्रचार करती बैठ रही थी, किसको दारू दे रही थी, किसको कंबल दे रही थी, किसको पता नहीं क्या क्या कर रही थी, जिसके वजह से इसको, और एक्चुअली वो बहुत बहुमत से जीती थी और काफी अच्छा जीती थी। और नहीं उसके बाद उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। फिर उसमें जगमोहन जो सिन्हा है ना, जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी ने इसको बोला ना कि अभी जो इलेक्शन है उसने कैंसिल कर दी और इसको बैन कर दिया कि तेरे को बैन करते हैं हम लोग, आगे तू ये नहीं कर सकती है। इतनी आसान। लेकिन इसने क्या बोला कि फिर आर के धवन आया जिसने जी इसको कहीं ना कोई ये किया, तो इसने ये बोला ना कि इतनी आसानी से मुझे थोड़ी कोई बर्बाद कर सकता है, ये नहीं हो सकता है मेरे साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट VR कृष्णा अय्यर जी जो थे, उसने बोला कि चलो ठीक है, तो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर, लेकिन बाकी चीजों में तो कुछ नहीं कर सकती है। Yes. हाँ, उसको उधर शांत बिठाया कि तेरे को हम, ठीक है, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, यू वर्क एज अ प्राइम मिनिस्टर, बट यू आर नॉट सपोज टू इंटरफियर। तो इंदिरा गांधी ने तभी 30th अमेंडमेंट, जिसकी मैं आप लोगों से इमरजेंसी की बात कर रही थी ना, कि वो चाह रही थी कि जुडिशियल रिव्यू का पावर ही एंड हो जाना चाहिए, इन लोगों को जुडिशियल रिव्यू ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू मिल रहा है, It is 39th. हाँ 39 था ना अमेंडमेंट, 38th अमेंडमेंट था जा कलंदर साहब, 38th अमेंडमेंट था, अच्छा अच्छा इमरजेंसी का 38th अमेंडमेंट था। और अच्छा उसने इम्पोज किया ना कि इंटरनल इमरजेंसी इन द कंट्री लगाया, जिसमें सिद्धार्थ शंकर राय, आर्टिकल 350 ऑफ द 352 जो आप बोल रहे हो ना, 352(1) के अंदर इसने क्या किया, जो अहमद साहब थे, फखरुद्दीन अली जो प्रेसिडेंट थे, है ना, रातों रात उसने 25 जून को और 26 जून को उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि प्रेसिडेंट को तो राइट है ना, मतलब वो चाहे तो इमरजेंसी, अगर समझो कुछ जो इंडिया के हालात समझो सही नहीं चल रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के पास तो राइट है ना, इमरजेंसी कभी भी लगा सकता है। इसके लिए उसने आर्टिकल 352(1) के अंदर इमरजेंसी लगा दी। और उस इमरजेंसी में वो सब चीजें कर दिया कि इंदिरा गांधी जो इंटरफियर कर रही थी इमरजेंसी के टाइम पर जुडिशरी पॉइंट्स पे, कि भाई नहीं जुडिशरी ये नहीं है, मतलब इसको कहीं ना कहीं अपने इंसल्ट का ये लगा था। और कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी को जो इस पीरियड में इसने पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया, और ये मिलन चाहती थी कि, क्या बोले, बराबर है ना। यस मैम। Yes, ma'am. अभी आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया, एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू दिस, पर मैंने आपको बहुत ही बड़ी स्टोरी बता दी जो कि रिलेट करती है हमारे, किस चीज को बताओ, इतनी बड़ी स्टोरी किस चीज को बताई है मैंने, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पूजा क्लियर हुआ, Yes, ma'am. कोई डिफिकल्टी है